Hello friends, this is Karan. I welcome you all to Civil's Manthan and GK गुरुकुल। लूसेंट की जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसमें अभी हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पंचायती राज। ये मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। यूपीएससी भी एंड स्टेट एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले तो ये है कि पंचायती राज का मतलब होता है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये याद रखना है। फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है लॉर्ड रिपन को, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहला जो पंचायती राज का कौन सी स्टेट है जहाँ पे पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था, दैट स्टेट्स नेम इज राजस्थान। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। देखो जो भी चीजें मैं आपको ऐसे पॉइंट वाइज बता रही हूँ या फिर जो भी चीजें मैं आपको ये बोलती हूँ कि ये प्रीवियस आ चुका है, यूपीएससी में आ चुका है या स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो वहां पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आई कैन से दैट कि मेरा पर्सनली काफी सालों का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने काफी अच्छे से एनालिसिस किया है। यूपीएससी के तो किया ही है, साथ में स्टेट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर का भी। सो आप मैं बोल सकती हूँ कि आप इस चीज पे भरोसा करके इन चीजों को खाली रट लेना है जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। नेक्स्ट है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है या फिर पंचायती राज बोल सकते हैं, ये स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड है और ये बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा ऐड किया गया था इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेड्यूल 11th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि अगर पार्ट्स में कि कौन से पार्ट में मेंशन है उसमें 11th पार्ट भी हो तो हमें ये कंफ्यूजन हो जाती है कि शायद 11th ना हो। लेकिन याद रखो पार्ट जो है वो 11th है और शेड्यूल जो है पार्ट जो है वो 9th है, वेरी सॉरी, शेड्यूल जो है वो 11th शेड्यूल है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि जो पंचायत है वो 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, मतलब 3 लेवल पे जो पंचायती राज सिस्टम है वो होना चाहिए। वो है, पहला है विलेज लेवल पे होना चाहिए, जैसे हमारे पंचायत की हमारे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और हम सरपंच को चूज करते हैं उसमें। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, इसको हम जिला परिषद भी बोलते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट पंचायत होती हैं, वो उस एरिया में होनी चाहिए जहां की पॉपुलेशन मोर देन 20 lakhs हो, मतलब जहां पे पॉपुलेशन मोर देन 20 lakhs है वहां में इंटरमीडिएट पंचायत भी होगा। अगर लेस है उससे उस केस में नहीं होगा। और जो जितने भी मेंबर्स हैं जो जिनका नेम इलेक्टोरेट पे है, जो वोट डाल सकते हैं, उनको ग्राम सभा बोलते हैं। देखो यहाँ भी ना ये जो चीजें दी हुई हैं, 2-3 पॉइंट हमने देखे हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको ना हम थोड़ा अलग से समझ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं आपको ना ऐसे समझाती हूँ। देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ये बहुत मैंने एक चार्ट बना दिया है। देखो पंचायत जो होती है हमने देखा था 3 लेवल पे होती है, मैंने लिख के रखा है विलेज, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। और इसके जो दूसरे नाम है ये भी आपको साथ में याद रखने हैं। इसको हम ग्राम पंचायत भी बोलते हैं, इसको तालुका या फिर ब्लॉक लेवल भी बोला जाता है और इसको जिला परिषद बोला जाता है। और इसको ना इंटरमीडिएट वाले को मंडल परिषद भी बोला जाता है, मंडल परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायत समिति भी बोला जाता है। ये आप याद रखना। क्या है ना कि जो बच्चों को थोड़ा आइडिया रहता है, जिन्होंने पंचायत के इलेक्शन देखे हैं, उनके लिए तो ये चीजें, ये टर्म्स इजी रहती हैं कि पंचायत का, सरपंच का इलेक्शन देखा है या फिर गांव में रहे हैं या इस तरीके से। लेकिन जिन बच्चों का इस तरीके से कोई इलेक्शन नहीं देखा पंचायत का या फिर रूरल बैकग्राउंड से वो बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं रखते, तो उनके लिए ना ये टर्म्स थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और उनको मैंने देखा है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी वाला चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि ये टर्म याद करनी उनको मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैंने सिंपली आपको बता दिए, याद रखना। यूपीएससी ने बहुत साल पहले ना ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि ब्लॉक समिति करके जब मंडल परिषद पूछा था कि ये किसको बोलते हैं, तो मंडल परिषद अब जिला परिषद को भी बोल सकते हो, इंटरमीडिएट को भी, विलेज को भी, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो। लेकिन वैसे तो है तो इंटरमीडिएट को ही बोलते हैं हम मंडल परिषद। उसके बाद में ये हमने देख लिया कि इंटरमीडिएट जो वहीं पे होगा जहां की पॉपुलेशन मोर देन 20 lakhs होगी। आगे हम इनके इलेक्शन का प्रोसेस देखते हैं। देखो यहाँ पे जो सरपंच होता है वो तो डायरेक्टली इलेक्ट होके आता है, इनके सबके जो इलेक्शन होते हैं वो तो डायरेक्टली होते हैं, ठीक है। हम वोट डालते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और उसके बेसिस पे ये इलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो चेयरपर्सन होता है उसका इलेक्शन कैसे करते हैं। देखो विलेज लेवल में तो ऐसे होता है कि जैसे स्टेट लेजिस्लेचर
डिटर्मिन करे। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर बोलेगी वैसे ही होगा। और इंटरमीडिएट और जिला परिषद में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो चेयरपर्सन है, इसका इलेक्शन कैसे होगा? इनडायरेक्टली। इसका भी होगा इनडायरेक्टली। ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, तीनों जगह में अलग अलग होगा। यहाँ पे डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी होता है। यहाँ पे मतलब कि ये स्टेट की अपनी डिस्क्रिशन है, स्टेट लेजिस्लेचर की। नेक्स्ट है रिजर्वेशन फॉर द वुमेन। पहले चेयरपर्सन के लिए देखते हैं। चेयरपर्सन के लिए जो रिजर्वेशन होगी वो स्टेट लेजिस्लेचर अपने अकॉर्डिंग रिजर्व कर सकता है। विलेज में भी कर सकता है, इंटरमीडिएट में भी कर सकता है एंड जिला परिषद में भी कर सकता है। और SC ST में भी जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, सॉरी ST में शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट का भी इसी तरीके से जो रिजर्वेशन करना है चेयरपर्सन के लिए, वो भी स्टेट लेजिस्लेचर ही डिटर्मिन करता है तीनों लेवल पे। नेक्स्ट है वुमेन का रिजर्वेशन। वुमेन का जो रिजर्वेशन है वो 1/3 होना चाहिए। वुमेन का, चाहे वो SC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, भले वो शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, टोटल मिला के सबका 1/3 होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1/3, ये भी 1/3। ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेते हैं। उसके बाद में OBC के लिए अगर कोई रिजर्वेशन करना है तो वो भी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा तीनों जगह में। यहाँ पे भी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, यहाँ पे भी स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे भी। ये अगर इनको लगे कि पॉपुलेशन ज्यादा है, उनका रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, तो ये कर भी सकते हैं और ये नहीं भी कर सकते। ये टोटली इन्हीं की डिस्क्रिशन पे होता है, स्टेट लेजिस्लेचर की डिस्क्रिशन पे होता है। आगे हम पढ़ते हैं पेसा एक्ट। पेसा एक्ट का मतलब है प्रोविजंस ऑफ द पंचायत्स एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट। 1996 में इसको एक्सटेंशन एक्ट भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। पेसा एक्ट 1996 में ये आया था। ये इसीलिए आया था कि जो 5th शेड्यूल है, अब आप कमेंट सेक्शन में भी बताना मुझे, देखो जो भी चीजें मैं आपको बोलती हूँ ना कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ, इससे आपको वो बताना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी भी तो रिवीजन हो रही है ना। आप देख रहे हो कि कितना आपने पहली वीडियोस में सुना है, उसमें से कितना आपको याद है। अगर मान लो आप गलत भी बोल रहे हो तब भी आपको पता चल जाएगा बाकी के जो बच्चे आंसर करेंगे, या फिर उसमें मैं भी करेक्ट आंसर आपको करके बता सकती हूँ। जो 5th शेड्यूल है वो हमने देखा था कि वो शेड्यूल ट्राइब्स के साथ लिंक्ड है और ये 10 स्टेट्स में लागू होता है। ये मैंने S से ऐसे 5th करके S करके एक शॉर्ट फॉर्म भी बताई थी, इसको याद रखने की। वो प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो, उसमें इलैबोरेटली मैंने आपको बता रखा है। तो ये 10 स्टेट्स में लागू होता है। वो स्टेट्स के नाम कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। ये स्टेट्स हैं। देखो यहाँ पे है क्या कि जिस स्टेट्स में शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे ना डायरेक्टली जो हमारा नॉर्मली लॉज चलते हैं पंचायत को इलेक्ट करने के, नॉर्मली जैसे हमारे इलेक्शन होते हैं, कोई भी बंदा चूज होके आ सकता है, प्रोवाइडेड कि उस साइड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए वहां पे वुमेन का या SC ST का, तो वो उस तरीके से चलती है। लेकिन पेसा में थोड़ा सा अलग है। इसमें ये ऐसा है कि नॉर्मल जो इलेक्शन होते हैं, कोई भी बंदा इलेक्ट होके आ जाए, ऐसा नहीं है भाई। जो शेड्यूल ट्राइब्स के बंदे हैं, अगर उन्हीं में से इलेक्ट होके आएंगे तो वही ज्यादा सोच सकेंगे ना कि उनके लिए फेवरेबल लॉज क्या हैं, या फिर वो कैसे अपने खुद का डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीजें उनको लेके आनी चाहिए, कैसे उनको और ज्यादा फर्दर इसकी एनहांसमेंट के लिए काम करना चाहिए। वो एक शेड्यूल ट्राइब का बंदा ही ज्यादा समझ सकता है ना, जो उस कास्ट को या उस कम्युनिटी को बिलोंग करता है। तो ये रीजन था कि ये एक्ट लाया गया। इसमें ये है, देखो कि जो विलेज लेवल पे है वहां पे नॉट लेस देन हाफ ऑफ द टोटल सीट्स जो होंगी वो इनके लिए रिजर्व की जाएंगी। मतलब हाफ ऑफ द टोटल सीट रिजर्व की जाएंगी। इससे कम बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन इससे ज्यादा भले हो सकती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इट शुड नॉट बी मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल सीट्स इंटरमीडिएट लेवल पे। और इसी तरीके से जिला परिषद में भी इट शुड नॉट बी मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल सीट्स। बाकी इसमें ये भी है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो भी नॉमिनेट कर सकती है अपने अकॉर्डिंग ये दोनों एरियाज में। लेकिन आपको मोटी बात ये याद रखनी है कि वहां से हाफ ऑफ द होता है पेसा में, यहाँ पे 1/10 होता है, यहाँ पे भी 1/10 होता है। उसके बाद में पेसा में जो चेयरमैन होगा, इसका जो चेयरमैन होगा उसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे सारी सीट्स पे, ऑन ऑल सीट्स
रिजर्व होंगी चेयरमैन के लिए, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो पेसा एक्ट होगा उसके अंडर। यहाँ पे भी सारी सीट्स में रिजर्वेशन होगी चेयरमैन के लिए, यहाँ पे भी ऑल। मतलब पेसा में जिस जिस एरिया में ये लागू है, जो भी एरियाज में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरिया में पेसा एक्ट लागू है, वहां पे जब चेयरमैन का इलेक्शन होगा, जो चेयरमैन चूज किया जाएगा वो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी का ही होना चाहिए। ये इनके लिए सारी जगह रिजर्व किया गया है। होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, इसका प्रोविजंस पढ़ते हैं। देखो पंचायत में अगर आपको हिस्सा लेना है, सरपंच बनना है या फिर इलेक्ट होना है तीनों लेवल पे, उधर एज जो है वो आपकी 21 से कम नहीं होनी चाहिए। योर एज शुड बी 21 ईयर्स। तो आप 21 साल के होने चाहिए। देखो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि लोकसभा एंड राज्यसभा का जो एज हमने देखा था, ये एज कितना था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट एग्जाम इजीली पूछ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत जो है ना, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली, मैंने आपको अच्छे से वो वहां पे एक्सप्लेन कर दी है, पेसा वाली भी। लेकिन अगर आप लक्ष्मीकांत से यहाँ से पढ़ोगे ना तो चीजें समझ में नहीं आती, कितनी सीट कहाँ पे रिजर्वेशन है, कितना किसके लिए है, थोड़ा घुमा फिरा के कहानी दी हुई है यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि पंचायती राज का जो टर्म पीरियड है वो 5 साल के लिए है, ये 5 साल के लिए आते हैं। और मान लो ये 5 साल से पहले डिसॉल्व हो जाते हैं किसी रीजन से, तब जो नेक्स्ट इलेक्टो की न्यू पंचायत आएगी ना, वो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही आएगी, वो पूरे 5 साल के टर्म के लिए नहीं आएगी। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा था, ये आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। और ये ज्यादातर बच्चे गलत करके आए थे क्योंकि ये लक्ष्मीकांत में एक्सप्लेन नहीं है। और ये याद देखो, मान लो अभी इलेक्शन हुआ है, ठीक है, 3 साल हुए गवर्नमेंट को, विलेज की जो पंचायत है उसको चलते हुए। 3 साल के बाद वो किसी कारण से डिसॉल्व हो जाती है। अब जो नया पंचायत आएगा ना इलेक्ट होके, वो सिर्फ 2 साल के लिए आएगा, क्योंकि टोटल टर्म पीरियड जो है वो 5 साल का है। 3 साल का पिछले वाली ने ले लिया, उसके बाद 2 साल का। फिर जब सबके पंचायत के इलेक्शन होंगे पूरे स्टेट में, तब उनके भी दोबारा से होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई इनके तो अभी हुए थे तो इनका चल रहा है, तो ये चीज नहीं है, ये समझना है आपको। यही पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। और मान लो कि 4.5 साल हो गए हैं इलेक्ट हुए, ठीक है, विलेज जो है पंचायत को, और वो उस टाइम पे डिसॉल्व हो जाती है, तब क्या मतलब 6 महीने तो बचे हैं ना इलेक्शन होने को, क्योंकि 5 साल बाद तो फिर इलेक्शन हो ही जाते हैं। तो इस केस में हो सकता है इलेक्शन ना भी हो, ये नेसेसरी नहीं है। अगर 6 महीने बचे ना, तब जरूरी नहीं है इलेक्शन को करवाना। आगे एज है वो हमने देख ली है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि स्टेट के पास स्टेट ये ऑथराइज करती है पंचायत को कि आप टैक्स लेवी कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एप्रोप्रिएशन टैक्सेस लगा सकते हो, ड्यूटीज लगा सकते हो, टोल्स भी लगा सकते हो। ये सब होता है स्टेट की एक गांव की, विलेज की अपनी डेवलपमेंट के लिए, सो दैट वो पैसा वो वहां पे लगा सकें। नेक्स्ट है कि हर 5 साल में 5 साल के बाद एक फ्रेश स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्ट होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। वो सारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको देखता है पंचायत की, जितनी भी ग्रांट इन एड उनको दी गई है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कितना पैसा आ जा रहा है, वो प्रॉपरली लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, अपनी स्कूल, हॉस्पिटल्स या फिर वाटर टैंक जो होते हैं गांव में उनकी डेवलपमेंट के लिए, पॉन्ड्स की क्लीनिंग के लिए, ये सब चीजों जो भी हमारे गाँव में होती हैं। उसके बाद में स्टेट इलेक्शन, अब ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है कि जो पंचायत का इलेक्शन है वो कौन करवाता है। देखो मैं आपको ना ये तो बता देती हूँ यहाँ पे, पंचायत का इलेक्शन कौन करवाता है। पंचायत का करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। एक है हमारा जो सेंटर का इलेक्शन कमीशन होता है, वो नहीं करवाता है, इनका करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। लेकिन आपको ये आंसर करना है जो क्वेश्चन में अभी आपको पूछ रही हूँ कमेंट सेक्शन में। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और ये पहले पूछा भी जा चुका है, और उसके बाद मैं भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके इसका बता दूंगी। देखो ये है क्वेश्चन, ये है कि जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं ना, ये कौन करवाता है। स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ये दोनों में से ही आंसर है, मैंने ऑप्शन दे दिया आपको। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में भी दे दूंगी, लेकिन आप इसका कमेंट में भी आंसर करो। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो यहाँ पे ना ये दे रखा है कि 1958 में सबसे पहले डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था आंध्र प्रदेश में।
मैंने ऐसा जितनी मेरी रिसर्च है मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। मैंने ये जरूर पढ़ा है कि 1959 में सबसे पहले राजस्थान के कुछ एरिया में हुआ था, ठीक है, नागौर करके थे। उसके बाद में फिर 1959 में ही कुछ एरियाज में आंध्र प्रदेश में भी हुआ था, कुछ विलेजेस में उस टाइम के पीएम ने इनॉग्रेट किया था। लेकिन 1958 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश में हुआ था, ये मेरे नॉलेज में बिल्कुल नहीं है, तो मैं इसको गलत मानती हूँ, ठीक है। लक्ष्मीकांत में भी ये पॉइंट ऐसे मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले हुआ था राजस्थान में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहला जो ये पंचायत का था, ये सबसे कौन से स्टेट ने अडॉप्ट किया था, तो इसका आंसर है राजस्थान। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं ये कमेटीज के बारे में बताते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये भी यूपीएससी ने 2016 में ही पूछा था, वो है न्यायालय, ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय, ठीक है, NYAYS। ये इसमें दिया नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक तरह से ना लोकल कोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। ये स्टेट्स अगर चाहें तो ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने विलेजेस में। ये स्टेट कोर्ट का, एक लोकल कोर्ट्स का काम करते हैं। इसमें ना इनको जुडिशियल पंचायत भी बोला जाता है, जुडिशियल पंचायत। और ये क्रिमिनल प्लस सिविल, जो नॉर्मल लोकल लेवल पे जो पीटी केसेस होते हैं, मतलब जो इतने इंपॉर्टेंट केसेस नहीं होते हैं, उनको देखते हैं। क्रिमिनल को भी देखता है, सिविल को भी देखता है। यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे आया था, दो स्टेटमेंट्स थी। एक था कि ये सिर्फ सिविल केसेस को देखता है, क्रिमिनल केसेस को नहीं देखता है। दूसरी कोई और स्टेटमेंट थी। तो ज्यादातर बच्चों को ये लगा कि अगर मतलब गांव में न्यायालय हैं, लोकल कोर्ट्स जिसको बोलते हैं, जुडिशियल पंचायत बोलते हैं, तो इनके पास क्रिमिनल केसेस क्यों जाएंगे, मतलब क्रिमिनल केसेस का कोई हक नहीं होगा इनके पास, तो खाली ये सिविल ही करते होंगे। लेकिन ये गलत था, क्रिमिनल भी करते हैं, सिविल भी करते हैं, लेकिन वो बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट बोल सकते हो कि कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास जाने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते केसेस। उसके बाद में कमेटीज है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये अभी पंजाब में एक नायब तहसीलदार का पेपर हुआ था, शायद आप में से बहुत बच्चों ने दिया हो, जा देखा हो, जा सुना हो इस पेपर के बारे में। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही ये है, अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हो तो ये कमेटीज को रट लेना है आपको। देखो, बलवंत राय मेहता कमेटी, आई थिंक यूपीएससी ने 2021 में भी पूछा है। यस, आई कैन रिकॉल दैट। अभी का जो प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखोगे उसमें भी ये पूछा जा चुका है 2021 के। अशोक मेहता कमेटी, हनुमंथा राव कमेटी, जीवीके राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, फिर तंगन कमेटी, उसके बाद गाडगिल कमेटी। ये कमेटी जो सिंघवी तक है, ये डायरेक्टली लिंक्ड है पंचायत के साथ। इन्होंने पहले रिकमेंडेशंस दी थी। उसके बाद वाली जो है ये उसके बाद में अमेंडमेंट्स हुई थी, ये बाद में आई थी दोनों कमेटी। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि डायरेक्टली कौन सी लिंक्ड है, तो डायरेक्टली में ना ये ऊपर वाली आएंगी, यहाँ तक 5 वाली। लेकिन आपको याद ये भी रखनी है कि ये भी लिंक्ड है। तो आप कोई निमोनिक्स बना सकते हो इसका, अपना अपना कुछ भी कैसे करके, लेकिन इसको रट लेना है, ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने क्या क्या किया था ये शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट वाले शायद इतना नहीं पूछेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने भी कभी ऐसे पूछा नहीं है कौन सी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इन्होंने जो जो रिकमेंडेशंस दी थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था पंचायत का। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट हम म्यूनिसिपैलिटीज देखेंगे। अगर आपको पंचायत अच्छे से समझ आ गया है तो म्यूनिसिपैलिटी काफी इजी हो जाएगा आपके लिए, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। तो प्लीज अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।